हेलो स्टूडेंट्स, मैं प्रशांत कुमार मिश्रा आपके सामने एक बार फिर से हाजिर हूँ हमारा नया चैप्टर लेकर। अभी तक हमने हमारा जो सिलेबस है वो वॉइस नरेशन तक कंप्लीट कर लिया है। उसके आगे हम इसको कंटिन्यू करने वाले। आज का जो हमारा चैप्टर है जिसके बारे में हमको डिस्कस करना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। लगभग हर एग्जाम ऐसा है जिसमें से इस चैप्टर से क्वेश्चन बनते 99%। आप अगर आपकी बहुत ज़्यादा किस्मत खराब नहीं हुई तो आपको हर शिफ्ट में इस चैप्टर से एक क्वेश्चन जरूर मिलेगा। आगामी जो हमारा एसएससी का एग्जाम है, बिल्कुल जो भी हमारा अपकमिंग एग्जाम है, चाहे वो एमटीएस के फॉर्म भी आ गए, आपको भी दिख रहे होंगे, सीएचएसएल आपको देना है, सीजीएल बच्चों को देना है, तो उसके लिए ये जो हमारा चैप्टर जो मैं आपको अभी पढ़ाने वाला हूँ वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उससे रिलेटेड एक एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है। तो एक तो यह तरीका ये हो सकता है कि आप उस चीज को समझ लें, जहां समझ में नहीं आता या जहां थोड़ा वैसा ट्रिकी वाला पार्ट होगा मैं खुद आपसे बोल दूंगा, आप उसको याद कर लेना, क्योंकि वो आपको पेपर में देखने एज इट इज मिलेगा। तो आपको करना ये है कि आपने या तो उस चीज को रट लेना है, नहीं समझ में आ रही तो याद कर लें। पेपर में चूंकि हमको वैसे सीधे सीधे एग्जाम्पल मिलेंगे और जहां तक संभव होगा मैं उसको एक्सप्लेन तो करूंगा ही। और जैसे कि हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले वोकेबलरी से स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा पहला वर्ड है वेंजियंस। वेंजियंस, द एक्ट ऑफ हार्मिंग और पनिशिंग समबडी इन रिटर्न। किसी को हार्म करना, किसी को पनिश करने वाला जो एक्ट है, और क्यों कर रहे हो आप, उसको वापस कर रहे हो आप रिटर्न में। रिटर्न में क्यों कर रहे हो? ओबियस है कि उसने आपको क्या किया होगा, हार्म किया होगा, पनिश किया होगा, तो आप वापस उसको हार्म या पनिश कर रहे हो। तो इस सिचुएशन को क्या कहते हैं हम? वेंजियंस कहते हैं, जिसको रिवेंज, रिटेलिएशन, रेट्रीब्यूशन और इवेंज उसके सिनोनिम है। पेपर में याद रखें ये वेंजियंस है। वेंजियंस का मतलब क्या होता है? रिवेंज लेना। तो रिवेंज, रिटेलिएशन, रेट्रीब्यूशन और एवेंज उसके सिनोनिम हो जाएंगे। दूसरा वर्ड है इंटिमिडेशन। इंटिमिडेशन जो कि बना है इंटिमिडेट से, द एक्शन ऑफ फ्राइटेनिंग समवन। किसी को डराने की जो क्रिया है, किसी को डराना जो है, वो क्या कहलाता है? हमारा इंटिमिडेशन। थ्रेट, मीनेस और टेरर, ये क्या है उसके सिनोनिम। इससे रिलेटेड दो वर्ड आपको और पेपर में देखने मिल सकते हैं। एक तो है इमिटेट, ठीक है, और एक है आपका इंटीमेट। अब ध्यान से सुनना आप इन दोनों। पहला जो मैंने इमिटेट लिखा है, इससे रिलेटेड आपने एक चीज सुनी होगी, इमिटेशन ज्वेलरी। इमिटेशन ज्वेलरी का क्या मतलब है कि वैसी ज्वेलरी जो कॉपी करके बनाई गई है वो क्या कहलाएगी? इमिटेशन ज्वेलरी। तो इमिटेट का मतलब क्या होगा? कॉपी करना, कॉपी। जैसे किसी की मिमिक्री करना, वो भी इमिटेशन ही तो है, किसी की कॉपी करना। जबकि इंटीमेट का मतलब क्या है? तो इंटीमेट का मतलब होता है टू इन्फॉर्म, किसी को सूचित करना। किसी को सूचित करना इंटीमेट है, किसी को कॉपी करना इमिटेट है, और इंटीमिडेट क्या है? तो इंटीमिडेट किसी को डराना है। तो वर्ब अगर आप बनाना चाहते हैं तो बनेगा इंटीमिडेट, किसी को डराना। इंटीमिडेट, इमिटेट और इंटीमेट, ये आप इसकी थोड़ी सी स्पेलिंग एक दो बार प्रैक्टिस करें। तीसरा वर्ड है एम्बिगुअस। एम्बिगुअस, डाउटफुल और अनसर्टेन। कोई चीज जो डाउटफुल है, या कोई ऐसी चीज जिसकी कई मीनिंग है, एक से ज्यादा मीनिंग है, या जिसकी मीनिंग क्लियर नहीं है, वो किस में काउंट होगी? तो वो हमारी काउंट होगी एम्बिगुअस में। अब इसके जो सिनोनिम बनेंगे, इसके सिनोनिम बनेंगे इक्विवोकल, मर्की, नेबुलस और ऑब्सक्योर। ये क्या हो जाएंगे इसके सिनोनिम? तो वेंजियंस का मतलब क्या हो जाए? एक्ट ऑफ हार्मिंग और पनिशिंग। इंटिमिडेशन क्या हो जाएगा? किसी को डराना। एम्बिगुअस क्या हो जाएगा? किसी को किसी चीज जिसकी एक से ज्यादा मीनिंग्स हो। तो ये हमारे हुए तीन वर्ड्स। देखो जाएगा। तो ये हुए हमारे तीन वर्ड्स। पहला है वेंजियंस, दूसरा इंटिमिडेशन, तीसरा एम्बिगुअस। आगे देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारा गंग हो। गंग हो, गंग हो का मतलब क्या होता है? अनथिंकिंगली एंथुसियास्टिक एंड ईगर। कोई जो अति आतुर है, अति उत्सुक है, अति उत्साही है ना। जैसे हमारे मन का कुछ हो जाता है ना,
तो हम बहुत ज्यादा अति उत्साही हो जाते हैं, अति आतुर हो जाते हैं। तो वो जो सिचुएशन है वो गंग हो वाली सिचुएशन है, इसको मैं कह सकता हूं अति उत्साह की स्थिति, है ना, या जिसके लिए यूज हो रहा है वो क्या हो जाएगा, अति उत्साही, इसमें बहुत ज्यादा ही उत्साह है भाई। जीलियस, एंथुसियास्टिक और ऑल अगॉग, इसको याद रखना बहुत अच्छे से। ऑल अगॉग का मतलब भी होता है बहुत ज्यादा खुशी में होना, बहुत ज्यादा ईगरनेस होना, वैसा। तीसरा वर्ड है डेबिलिटेट। डेबिलिटेट मेक समवन वेरी वीक एंड इनफॉर्म, किसी को कमजोर बनाना या कमजोर करना, वो क्या कहलाता है हमारा, डेबिलिटेट करना। वीकन, एनर्वेट, एनफीबल और इटियोलेट, ये तीनों वर्ड एसएससी में पूछे गए हैं, यहां तक कि डेबिलिटेट भी, ये चारों वर्ड आपके एग्जाम में पूछे हुए हैं। डेबिलिटेट, इनर्वेट, इनफीबल, एटियोलेट, इस सब का मतलब है किसी को कमजोर करना। फर्म का मतलब क्या होता है, स्ट्रॉन्ग, जो FIRM है आपका फर्म, इसका मतलब होता है स्ट्रॉन्ग। तो इनफर्म का मतलब क्या हो जाएगा, कमजोर, किसी को कमजोर करना। आगे देखते हैं, अब इसके ये क्या है हमारे सेंटेंस है। अब आपसे उम्मीद करूंगा मैं कि उन पांचों वर्ड पर बेस्ड हैं जैसा हमेशा होते हैं, तो आप इसको पॉज करें और अपने लेवल पर इसको सॉल्व करने की कोशिश करें। चलिए, तो उम्मीद करता हूं आपने सॉल्व किए होंगे। अब मैं आंसर बता देता हूं। अ लाइफ टाइम ऑफ वर्किंग इन ड्रीयरी जॉब्स हैड डैश हिज सोल। ड्रीयरी का मतलब होता है ऐसे जॉब जिसमें कोई एंथुसियाज्म नहीं है, जिसमें कोई नयापन नहीं है, कुछ नहीं है। जैसे किसी क्लर्क की नौकरी, किसी गांव में ग्राम पंचायत में नौकरी है, तो वहां पर नौकरी करता है वो, तो वही ऑफिस वाला काम है, फाइलों से निपटना है। तो उसके जो ड्रीयरी जॉब्स है, उसने उसके सोल को क्या कर दिया है, उसके सोल को डेबिलिटेटेड कर दिया है। आप देखो लास्ट वर्ड हमने क्या पढ़ा था, डेबिलिटेट। डेबिलिटेट कर दिया मतलब कमजोर बना दिया है, या वैसा सा हो गया कि हाँ ठीक है, जो चल रहा है वो चल रहा है, उसको जीवन में अब कोई उत्साह नहीं है। दूसरा, वी वर कंफ्यूज्ड बाय द डैश वर्डिंग ऑफ द मैसेज। हम कंफ्यूज हो गए। कैसा मैसेज होगा या कैसी वर्डिंग होगी कि हम कंफ्यूज हो जाएंगे, जब हमको समझ में नहीं आ रहा होगा। मतलब वर्डिंग कैसी हो गई, एम्बिगुअस। वर्डिंग कैसी हो जाएगी, एम्बिगुअस। तो एम्बिगुअस वर्डिंग है चूंकि, इसलिए उसने हमको क्या कर दिया, कंफ्यूज कर दिया। उससे हम क्या हो गए, कंफ्यूज हो गए। ठीक है। फिर ईच ऑफ द पार्टिसिपेंट्स, पार्टिसिपेंट्स होगा, ईच ऑफ द पार्टिसिपेंट्स वाज रियली वेरी डैश अबाउट ज्वाइनिंग द नेशनल टीम, कि हर एक जो पार्टिसिपेंट्स था वो क्या था, बहुत ज्यादा उत्साही रहा होगा भाई, कि आपको ही कल के दिन इंडिया टीम के लिए खेलने मिल जाए तो आप कैसा हो जाओगे, मतलब बहुत ज्यादा एंथुसियास्टिक। तो क्या कहेंगे, गंग हो। नेक्स्ट, द डिफेंडेंट कंप्लेंट ऑफ डैश ड्यूरिंग द इन्वेस्टिगेशन। जो डिफेंडेंट था, जो बचाव करने वाला था, उसने कंप्लेन किया। किस चीज का कंप्लेन किया, कि भाई उसे क्या किया जा रहा है, इन्वेस्टिगेशन के दौरान डराया जा रहा है। ऑफ इंटिमिडेशन। इंटिमिडेशन मतलब क्या, किसी को डराने का जो एक्ट है। और इंटिमिडेट का मतलब क्या है, किसी को डराना। इमिटेट का मतलब क्या है, कॉपी करना। और इंटीमेट का मतलब क्या है, किसी को सूचित करना, इन्फॉर्म करना। He swore dash on everyone involved in the murder. उसने कसम खाई कि वो बदला लेगा, किससे, जो भी उस मर्डर में शामिल होंगे। He swore vengeance. Vengeance on का मतलब कि वो बदला लेगा, किनसे, जो भी उस मर्डर में शामिल होंगे उनसे। यहां से हमारे स्टार्ट हो रहे हैं कंडीशनल। मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है। एक बार में समझ में नहीं आए तो दोबारा देखें। कोई भी ऐसा चैप्टर आपको लगता है, जैसे किसी बच्चे ने बीच में कहा कि सर एडवर्ब समझ में नहीं आया, तो अगर आपको लगता है एडवर्ब समझ में नहीं आया तो एक बार फिर से देखो, क्यों समझ में नहीं आया, कहाँ प्रॉब्लम हो रही है हमको। क्योंकि रिपीट करना तो पॉसिबल नहीं है, तो आपके पास तो रिपीटेशन का मोड है भाई, उसी को दोबारा प्ले कीजिए, है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और देखना आपको पेपर में जरूर देखने मिलेगा। जो जो इसमें इंपॉर्टेंट चीज है मैं वो बताता चलूंगा, जहाँ थोड़ा सी मिस्टेक जैसा कि हो जाती है हमेशा, वो मैं सुधारता चलूंगा।
तो देयर आर 4 मेन टाइप्स ऑफ इफ सेंटेंसेस इन इंग्लिश ऑफन कॉल्ड कंडीशनल सेंटेंस। इंग्लिश में बेसिकली 4 टाइप के कंडीशनल सेंटेंसेस हैं या इफ सेंटेंसेस हैं। उन इफ सेंटेंसेस को हम क्या कहते हैं? कंडीशनल सेंटेंस। दीज सेंटेंसेस आर इन 2 हाफ्स। आपने हाफ सुना होगा। अब आप कहोगे सर ये हाफ्स क्या होता है? तो जो हाफ है ना, का प्लूरल इंग्लिश में हाफ्स होता है। जैसे आप वाइफ लिखते हैं तो वाइफ का प्लूरल क्या बनता है? वाइफ्स। जैसे आप नाइफ लिखते हैं तो नाइफ का प्लूरल क्या बनता है? नाइव्स। ठीक है, तो वैसे ही हाफ का प्लूरल क्या हो जाएगा? हाफ्स हो जाएगा। अब इसमें 2 भाग होते हैं किसी इफ सेंटेंस में। इफ सेंटेंस में कौन कौन से? द इफ पार्ट, ऐसा पार्ट जिसमें इफ यूज हुआ है उसको हम इफ क्लॉज कहेंगे। दूसरा भाग क्या होगा? द अदर पार्ट वेयर यू कैन यूज सच वर्ड्स, यू कैन यूज वर्ड्स सच एज, जिसमें आप यूज करते हैं वर्ड्स जैसे कि कैन, जैसे कि विल, मे, माइट, कुड एंड वुड, और वो क्या कहलाएगा? हमारा मेन क्लॉज। तो जो हमारा इफ सेंटेंस है उसके बेसिकली 2 भाग होंगे। एक भाग आपका क्या कहलाएगा? इफ क्लॉज, और एक भाग आपका क्या कहलाएगा? मेन क्लॉज। तो 2 भाग हो गए। अच्छा भाई, तो स्टार्ट करेंगे हम। सबसे पहला कंडीशनल जो है हमारा वो कहलाएगा जीरो कंडीशनल। जीरो कंडीशनल को आप ऐसे समझो कि जिसमें कोई कंडीशन है ही नहीं, मतलब वो ऐसा होता ही है कि कोई सिचुएशन है कि अगर ऐसा होगा तो ऐसा होगा ही, वो जीरो कंडीशनल में काउंट होता है। कैसे? जीरो कंडीशनल इज ए स्ट्रक्चर यूज्ड फॉर टॉकिंग अबाउट जनरल ट्रुथ्स। ऐसी चीजों के बारे में बताने के लिए जीरो कंडीशनल का यूज होता है जो जनरल ट्रुथ हैं, सामान्य रूप से सत्य हैं। थिंग्स विच ऑलवेज हैपन अंडर सर्टेन कंडीशंस, ऐसी चीजें जो होती हैं किन्हीं परिस्थितियों के अंदर, या मतलब होंगी ही वो। तो ऐसी चीजें जो किन्हीं परिस्थितियों के अंदर घटित होती ही हैं वो किस में लिखी जाती हैं? जीरो कंडीशनल में। नोट दैट मोस्ट जीरो कंडीशनल sentences will mean the same if when is used instead of if। जैसे हम क्या पढ़ रहे हैं? इफ क्लॉज पढ़ रहे हैं। तो जीरो कंडीशनल में अगर कभी इफ की जगह आप when का यूज कर लोगे तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ जाएगा। जो काम इफ करता है वही काम when कर देगा। किसमें? जीरो कंडीशनल में। आगे लिखा हुआ है द जीरो कंडीशनल इज यूज्ड टू टॉक अबाउट थिंग्स विच आर ऑलवेज ट्रू। जीरो कंडीशनल का यूज होता है उन चीजों को बताने के लिए जो हमेशा सत्य होती हैं, जैसे साइंटिफिक फैक्ट्स, ऐसे फैक्ट्स जो साइंटिफिक हैं, जनरल ट्रुथ या इस प्रकार। और तो जीरो कंडीशनल मतलब ऐसा कंडीशनल जिसमें कोई कंडीशन है ही नहीं। जीरो कंडीशन हमेशा सत्य है, कोई साइंटिफिक फैक्ट है, वैसा कुछ। तो इसमें होगा क्या? इसमें मैंने आपसे शुरुआत में कहा कि भाई 2 क्लॉज होंगे, एक इफ क्लॉज होगा और एक मेन क्लॉज होगा। तो जैसे इसमें इफ क्लॉज होगा तो इफ क्लॉज में होगा क्या? इफ होगा और उसके साथ टेंस कौन सा यूज होगा? प्रेजेंट सिंपल। प्रेजेंट सिंपल मतलब वर्ब का फर्स्ट फॉर्म या वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में एस या। ठीक है। दूसरा है हमारा मेन क्लॉज, और मैं तुमको ये अभी बता देता हूं, ये आपको अलग से स्पेसिफिक कोई नहीं पढ़ाएगा। अब कहीं आपको लपेट देंगे, वो एक्स्ट्रा में आपको ऐसा सिखा देंगे, ये स्ट्रक्चर सीख लीजिए, वो स्ट्रक्चर रट लीजिए। ये अलग से चैप्टर के नाम पे कोई नहीं पढ़ाएगा कभी आपको। ये स्पेसिफिक चैप्टर मैंने जानबूझकर बनाया है कि एग्जाम में हमको पूछता ही है। स्टेट एग्जाम से लेकर जो आपके एसएससी, बैंकिंग, प्रीलिम्स हो, मेंस हो, किसी भी लेवल को, इवन एनडीए सीडीएस जो यूपीएससी लेता है उसके तक एग्जाम में आता है। इसलिए इसको अलग से चैप्टर बना के लिखा है। और चैप्टर बनाया तो इसका 1, 2, 3 बार, और स्पेशली पेपर के समय कम से कम इसके सिंटेक्स तो देख के जाएंगे ही आप। तो इफ क्लॉज किस में यूज होता है? इफ के साथ प्रेजेंट सिंपल, और मेन क्लॉज भी किस में आएगा? प्रेजेंट सिंपल में। मतलब यहाँ भी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ये वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में जो है एस या यस लगा होगा, या तो वर्ब फर्स्ट फॉर्म में होगा या फिर वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में एस, यस, आई एस कुछ भी लगा दीजिए, वो सिंगुलर बन जाएगा। ठीक है। किस वर्ब में क्या लगता है डिपेंड करता है। तो ये स्ट्रक्चर कब होगा? ये स्ट्रक्चर होगा जीरो कंडीशनल में, जहां कोई कंडीशन ही नहीं है।
वहां इफ वाला पार्ट भी प्रेजेंट सिंपल में और मेन वाला पार्ट भी प्रेजेंट सिंपल में। जैसे इफ यू हीट द वाटर टू 100 डिग्री सेल्सियस या 100 डिग्री, अगर आप पानी गर्म करते हैं 100 डिग्री तक तो क्या होता है, इट बॉइल्स, वो बॉइल हो जाता है। तो जो इफ वाला पार्ट है उसमें टेंस कौन सा यूज किया है आपने, तो आप देख सकते हो यहाँ हीट लिखा है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, तो इफ के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्रेजेंट सिंपल हो गया इफ के साथ। दूसरा, यहाँ जो बॉइल है, बॉइल के लिए सब्जेक्ट क्या है, इट, तो बॉइल में क्या लगा दिया, एस, सिंगुलर बना दिया। तो भैया यहाँ इफ वाला पार्ट भी किस में आएगा, प्रेजेंट सिंपल में, मेन वाला पार्ट भी किस में आएगा, प्रेजेंट सिंपल में, दोनों आप देख सकते हो। आगे इससे रिलेटेड मैंने शीट बनाई है अलग से, कि जैसे ही आप चैप्टर देख लोगे ना, इसकी शीट दूंगा मैं अलग से, आंसर के साथ होगी। यहाँ पर सिर्फ मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ चीजें, छोटी छोटी चीजें, उससे रिलेटेड जो बारीक चीजें हैं वो समझाता चलूंगा। इससे रिलेटेड जो कुछ कंसेप्ट हैं जो उसमें है वो मैं समझा दूंगा। अदरवाइज सारी जो एग्जाम्पल है वो आपको शीट में मिलेंगे विद एक्सप्लेनेशन, ठीक है। फिर आएगा जीरो कंडीशनल के बाद फर्स्ट कंडीशनल। तो भैया फर्स्ट कंडीशनल क्या है, फर्स्ट कंडीशनल इज अ स्ट्रक्चर यूज्ड फॉर टॉकिंग अबाउट पॉसिबिलिटीज इन द प्रेजेंट और इन द फ्यूचर। अगर आपको प्रेजेंट में या फ्यूचर में संभावना बतानी है, संभावना जैसे कि आपके सिलेक्शन की संभावना, कि भाई आप अगर मेहनत करोगे तो आप पास हो जाओगे, तो आप मेहनत करोगे तो संभावना है कि आप पास हो जाओगे। तो अगर आप प्रेजेंट या फ्यूचर से रिलेटेड कोई संभावना बताना चाहते हैं तब आप किसका यूज करेंगे, फर्स्ट कंडीशनल का। द फर्स्ट कंडीशनल इज यूज्ड टू टॉक अबाउट थिंग्स which are possible in the present or the future। ऐसी चीजें जो पॉसिबल हैं प्रेजेंट में या फ्यूचर में, थिंग्स which may happen, ऐसी चीजें जो संभावित है। मे का यूज कहाँ करते हैं, मॉडल में सिखाया मैंने, मे का यूज करते हैं हम मॉडल वर्ब की तरह, जहां हमको पॉसिबिलिटी बतानी है। तो अगर आपकी पॉसिबिलिटी प्रेजेंट में है या पॉसिबिलिटी फ्यूचर में है तब आप किसका यूज करेंगे, फर्स्ट कंडीशनल का यूज करेंगे। जीरो कंडीशनल में कैसा था कि इफ वाला भी प्रेजेंट इंडेफिनिट में था, मेन क्लॉज भी किस में था, प्रेजेंट इंडेफिनिट में। अब यहां चीजें थोड़ी सी बदलेंगी, कैसे देखो, इफ वाला जो क्लॉज है यहां पर ये हमारा प्रेजेंट सिंपल में होगा, इफ वाला किस में होगा, प्रेजेंट सिंपल में, जैसे यहां पर लिखा हुआ है। जबकि मेन क्लॉज जो है वो किस में है, फ्यूचर सिंपल में, या फिर वहां पर कैन आएगा या मे आएगा। फ्यूचर सिंपल से मतलब क्या है, विल या शैल से, या तो विल आएगा या फिर शैल आएगा फ्यूचर सिंपल में। तो जो जीरो कंडीशनल था उसमें इफ वाला पार्ट भी प्रेजेंट सिंपल में था, प्रेजेंट इंडेफिनिट में था, और मेन वाला क्लॉज भी था कहां पर, प्रेजेंट इंडेफिनिट में। पर अगर आप यहां देखो तो फर्स्ट कंडीशनल में क्या है कि इफ वाला पार्ट किस में आपका, प्रेजेंट सिंपल में, लेकिन जो मेन क्लॉज है आपका, जो मेन पार्ट है जो आपका, उसमें क्या है, उसमें या तो फ्यूचर सिंपल आएगा, या तो कैन आएगा, या तो मे आएगा। फ्यूचर सिंपल से मतलब विल या शैल से है। जैसे इफ यू स्टडी हार्ड, तो देखो इफ के साथ मैंने वर्ब को फर्स्ट फॉर्म में यूज किया, प्रेजेंट इंडेफिनिट, तो इफ वाला क्लॉज किस में आ गया, प्रेजेंट सिंपल में। तो जो सेकेंड क्लॉज होगा वो किस में आएगा, यू विल पास द टेस्ट, तुम टेस्ट पास कर लोगे। या यहां ऐसे भी लिख सकते हैं, यू मे पास द टेस्ट, संभावना है कि तुम टेस्ट पास कर लोगे। या फिर यू कैन पास द टेस्ट, कुछ भी हो सकता है भाई, संभावना, आप में एबिलिटी हो जाएगी। अगर आप मेहनत करोगे तो आप में एबिलिटी आ जाएगी, तो एबिलिटी बताने के लिए आप कैन का यूज कर लो। तो जो फर्स्ट कंडीशनल है, जब आप प्रेजेंट में या फ्यूचर में संभावनाएं बताते हैं तो उस सिचुएशन में इफ वाला पार्ट प्रेजेंट सिंपल में, और जो मेन क्लॉज है उसमें क्या आएगा, या तो फ्यूचर सिंपल मतलब विल और शैल, या फिर कैन, या फिर मे आता है। जीरो कंडीशनल मैं बार बार रिपीट इसलिए कर रहा हूं ताकि आपको याद हो जाए। जीरो कंडीशनल कहां यूज होता है, जहां पर कोई कंडीशन नहीं है, वहां इफ वाला पार्ट भी प्रेजेंट सिंपल में और मेन क्लॉज वाला पार्ट भी प्रेजेंट सिंपल में। यहां पर फर्स्ट कंडीशनल में क्या होगा कि जब आप प्रेजेंट में या फ्यूचर में संभावनाएं बताओगे तब जो आपका इफ वाला पार्ट है वो प्रेजेंट सिंपल में और मेन वाला पार्ट फ्यूचर सिंपल में या फिर कैन या फिर मे के साथ यूज होगा।
आगे देखो, अब बारी सेकंड कंडीशनल की। सेकंड कंडीशनल क्या कहता है, इज अ स्ट्रक्चर यूज्ड फॉर टॉकिंग अबाउट अनरियल सिचुएशंस इन द प्रेजेंट और इन द फ्यूचर। जब आप प्रेजेंट में या फ्यूचर में कोई अनरियल सिचुएशन बताते हैं, क्या बताते हैं, कोई अनरियल सिचुएशन, कोई चीज जो वास्तविक नहीं है, किसमें, प्रेजेंट में या फ्यूचर में। जैसे बचपन में आप अभी भी बोलते हैं ना कि यार मेरे पास मगर अगर 10,000 रुपए होते तो मैं यार मतलब साउथ घूमाता। क्या आपके पास 10,000 है? नहीं है। क्या आप साउथ जा सकते हैं? नहीं जा सकते। इसका मतलब आप प्रेजेंट में कोई चीज इमेजिन कर रहे हैं, और इमेजिनेशन हमेशा कैसे होते हैं, अनरियल। तो जब आप कोई चीज प्रेजेंट में या फ्यूचर में इमेजिन करेंगे तो उसको बताने के लिए किसका यूज किया जाएगा, सेकंड कंडीशनल का। The second conditional is used to talk about things which are unreal. ऐसी चीजों के बताने के लिए, ऐसी चीजों को बताने के लिए सेकंड कंडीशनल का यूज होता है जो वास्तविक नहीं है, किसमें, प्रेजेंट में। नॉट ट्रू और नॉट पॉसिबल, जो सत्य नहीं है या संभव नहीं है, या ना तो सत्य है ना या फिर संभव नहीं है, किसमें, इन द प्रेजेंट और द फ्यूचर। या तो वो प्रेजेंट में सत्य नहीं है या फिर प्रेजेंट में वो संभव नहीं है। मतलब आप क्या कर रहे हो, इमेजिन कर रहे हो, यार मेरे पास 1 करोड़ होते ना तो मैं बंगला खरीद लेता। 1 करोड़ होते तो बंगला खरीद लेता। तो 1 करोड़ है आपके पास? नहीं है ना। तो वो क्या हुआ फिर, आपका इमेजिन किया आपने, तो अनरियल चीज हुई। कब अनरियल है, प्रेजेंट में। थिंग्स विच डोंट, डोंट क्यों यूज किया, प्रेजेंट बताने के लिए। विच थिंग्स विच डोंट और वॉन्ट हैपन, ऐसी चीजें, ऐसी घटनाएं जो ना तो होती हैं, मतलब वास्तविक नहीं है, ना तो होंगी ना वास्तविक होंगी। तो कोई चीज जो वास्तविक नहीं है, वास्तविक नहीं होगी, अनरियल है, उसको बताने के लिए आप किसका यूज कीजिएगा, सेकंड कंडीशनल का। फर्स्ट कंडीशनल कहाँ यूज किया, कॉपी बंद करो अपनी, या जहां भी आप देख रहे हो, एक बार आंख बंद करो और मैं बोल रहा हूं उसको रिवाइज करो। अपनी आंख बंद करो ईमानदारी से और सुनो, मैं जो बोल रहा हूं मेरे शब्दों पर ध्यान देना। जीरो कंडीशनल कहाँ यूज होता है, जहां पर कोई कंडीशन नहीं है, मतलब चीज क्या है, कोई एक्शन क्या है जो हमेशा सत्य है। जीरो कंडीशनल में जो इफ वाला पार्ट है वो प्रेजेंट सिंपल में, मेन वाला पार्ट जो है वो भी प्रेजेंट सिंपल में। मतलब जीरो कंडीशनल में दोनों भाग प्रेजेंट सिंपल में आते हैं। फर्स्ट कंडीशनल की अगर हम बात करें तो फर्स्ट कंडीशनल संभावना बताता है प्रेजेंट में या फ्यूचर में। फर्स्ट कंडीशनल का यूज कहाँ होगा, प्रेजेंट में या फ्यूचर में संभावना बताने के लिए। उसमें जो प्रेजेंट वाला, जो इफ वाला पार्ट होगा, इफ वाला पार्ट किस में आएगा, प्रेजेंट सिंपल में। जबकि मेन वाला पार्ट किस में आएगा, या तो विल, या तो शैल, या तो कैन, या तो मे। सेकंड कंडीशनल कहाँ यूज होता है, तो सेकंड कंडीशनल यूज होता है जब आप प्रेजेंट में या फ्यूचर में कोई अनरियल चीज एक्सपेक्ट करते हैं, जो है नहीं वैसा मान रहे हैं, तो सेकंड कंडीशनल का यूज होता है। अब इसका आप यहां पर देखो, इसमें जो इफ क्लॉज है वो भी किस में आएगा, पास्ट सिंपल में। ये बिल्कुल जो आपका फर्स्ट कंडीशनल है ना, उसका पास्ट फॉर्म क्रिएट कर दो तो ये क्रिएट हो जाता है। जैसे फर्स्ट कंडीशनल में क्या था, जो इफ वाला पार्ट था वो प्रेजेंट सिंपल में था, तो ये कन्वर्ट किस में हो गया, पास्ट सिंपल में। जैसे नरेशन में होता है ना कि हम प्रेजेंट सिंपल को, प्रेजेंट इंडेफिनिट को किस में बदल देते हैं, पास्ट इंडेफिनिट में। जो मेन क्लॉज है वो मेन क्लॉज, जैसे अब यहाँ पर पिछले वाले में क्या यूज हो रहा था, विल और शेल, तो हमने नरेशन में सीखा है ना कि विल और शेल किस में कन्वर्ट होते हैं, वुड में, तो वो किस में कन्वर्ट हो गया, वुड में। कैन रहा होगा तो किस में, कुड में, और मे रहा हो तो माइट में। तो जो सेकंड कंडीशनल है उसमें इफ वाला पार्ट किस में आएगा, पास्ट सिंपल में। मेन क्लॉज वाला पार्ट किस में आएगा, वुड में, कुड में, या फिर माइट में। अब यहां ध्यान रखना, इनके साथ वर्ब किस फॉर्म में आएगा, अगर एक्टिव वॉइस में तो किस में आएगा, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होगा, ये याद रखना। ये भी यहां पर एरर पूछ लेता है वो। तो इफ वाला पार्ट पास्ट सिंपल में, पास्ट इंडेफिनिट में, और मेन क्लॉज वुड, कुड या माइट, और उसके साथ वर्ब किस में आएगा, फर्स्ट फॉर्म में। बस यहां पैसिव वॉइस नहीं होना चाहिए। इफ आई हैड $1 million, इफ आई हैड $1 million, अगर मेरे पास $1 million होते मतलब क्या है, तो नहीं, इमेजिनरी हुआ प्रेजेंट में। आई वुड बाय अ बिग हाउस, मैं एक बड़ा घर खरीद लेता।
इसको आप प्रेजेंट में कैसे बोल सकते हो फर्स्ट कंडीशनल में? इफ आई हैव $1 million है, तो यहां पर जो हैव है ये किस में कन्वर्ट हो गया? पास्ट में, हैड में। इफ आई हैड $1 million, यहां पर वो क्या कर रहा है? यहां पर इसका प्रेजेंट फॉर्म क्या रहा होगा मेन क्लॉज का, कि आई शैल बाय या आई विल बाय अ बिग हाउस। बात समझ में आ रही? तो सेकंड कंडीशनल में क्या करते हैं हम? जब हम प्रेजेंट में या फ्यूचर में कोई अनरियल बात बताते हैं, उसको बताने के लिए इफ वाला पार्ट पास्ट सिंपल में, जैसे यहाँ हैव का मतलब क्या होता है? इसके दो मतलब होते हैं, मैं यहां पर समझा देता हूं। जो हैज है, हैव है या फिर हैड है, इनके दो मतलब निकलते। कौन कौन से मतलब? कि एक तो इनका मतलब ये होता है कि एक तो ये हेल्पिंग वर्ब होते हैं और दूसरा ये मेन वर्ब होते हैं। जब हेल्पिंग वर्ब होते हैं तो किस में आते हैं? या तो ये परफेक्ट में आएंगे या तो ये परफेक्ट कंटिन्यूअस में आएंगे। जैसे प्रेजेंट का परफेक्ट होगा तो हैज और हैव, प्रेजेंट का परफेक्ट कंटिन्यूअस होगा तो हैज और हैव, पास्ट का परफेक्ट होगा तो हैड, हेल्पिंग वर्ब बोल रहा हूं मैं, पास्ट का परफेक्ट होगा तो हैड, पास्ट का परफेक्ट कंटिन्यूअस होगा तो हैड, फ्यूचर का परफेक्ट होगा तो हैव और फ्यूचर का परफेक्ट कंटिन्यूअस होगा तो हैव। मेन वर्ब की तरह जब ये यूज होते हैं तो इनके दो मतलब निकलते हैं। कौन कौन से? एक तो मतलब निकलता है पोजेशन के सेंस में कि आपके पास कोई चीज है, और एक मतलब निकलता है ईटिंग के सेंस में, जब आप कुछ चीज खा रहे हैं। तो जैसे आप बोल रहे हो इफ आई हैड $1 million, मेरे पास $1 million होते। एक बात बताओ, क्या आपके पास $1 million हैं? नहीं सर, ये तो पास्ट की बात कर रहे हैं हम। तो होने के लिए क्या आएगा? पास्ट में अगर कोई चीज आपके हो, आई हैव अ कार, प्रेजेंट हो गया। पास्ट क्या बनेगा? आई हैड अ कार। तो हैव का पास्ट क्या हो गया? हैड। कि अगर मेरे पास $1 million होते मैं नया घर खरीद लेता, ना मेरे पास है ना मैंने नया घर खरीदा। अब इसमें जो अगला है वो है थर्ड कंडीशनल। ये सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला इंग्लिश का सेंटेंस है या फ्रेज है या रूल है। इसमें जितना भी इंपॉर्टेंट मार्क किया जाए इसको उतना कम है। मतलब आप दुनिया का कोई भी एग्जाम उठा लीजिए, कोई भी पेपर उठा लीजिए, हर दूसरे साल, मैं कहूं हर साल पूछा जाता है, हर एग्जाम में सबसे ज्यादा यूज होने वाला सेंटेंस है ये, स्ट्रक्चर है ये। इफ इज अ स्ट्रक्चर, थर्ड कंडीशनल, इज अ स्ट्रक्चर यूज्ड फॉर टॉकिंग अबाउट अनरियल सिचुएशंस द पास्ट। अभी हम पिछले वाले में सेकंड कंडीशनल में अनरियल सिचुएशंस कब बता रहे थे? प्रेजेंट में या फ्यूचर में। अब हम अनरियल सिचुएशंस कब बता रहे हैं? पास्ट में। जैसे आप हर साल रोते हो ना, हाय तो मचाते हो, हाय राम, पिछले साल पढ़ लेते तो इस साल सिलेक्शन हो जाता। तो आप कब का बोल रहे हो? कि पिछले साल पढ़ लेते तो इस साल सिलेक्शन हो जाता। तो आप इमेजिन कब का कर रहे हो? पास्ट का, कि यार पिछले साल ऐसा हो जाता ना, ऐसा कर लेते तो इस साल ऐसा हो जाता। मतलब इसका मतलब पिछले साल आपने ऐसा किया नहीं तो ऐसा हुआ नहीं। तो आप कब की चीज बता रहे हो? पास्ट की। पास्ट की चीज क्या बता रहे हो? अनरियल। द थर्ड कंडीशनल इज यूज्ड टू टॉक अबाउट थिंग्स विच डिड नॉट हैपन। देखो इसको बोल्ड में लिखा हुआ है, कैपिटल में लिखा है पर केस में, कि थर्ड कंडीशनल का यूज होता है ऐसी चीजों के बताने के लिए जो नहीं हुई थी। डिड लिखा है ये, डिड मतलब क्या होता है? पास्ट, कि जो चीजें नहीं हुई थी उसको इमेजिन कर रहे हो आप। जैसे हमारी आदत होती है ना कि हमारा जब किसी झगड़ा हो जाता है, फिर हमारे मन में एक चीज चलती है कि यार अगर मैं उसको ऐसा कह देता, मैं उसको ऐसा बोल देता, फिर आपके दिमाग में वो चलता है, मैं उससे ऐसा लड़ लेता, मैं उसको मार देता, मैं ये कर देता। तो आप क्या कर रहे हो? पास्ट की चीजों को इमेजिन कर रहे हो। इसमें एक सेंटेंस यहाँ एक्स्ट्रा लिखा हुआ है कि इफ योर नेटिव लैंग्वेज डज नॉट हैव अ सिमिलर कंस्ट्रक्शन यू मे फाइंड दिस अ लिटिल स्ट्रेंज बट इट कैन बी वेरी यूजफुल। कि अगर आपकी नेटिव लैंग्वेज में, जो आप लैंग्वेज बोलते हैं, अगर उसमें ये कंस्ट्रक्शन नहीं है तो आपको अजीब लग सकता है, पर इंग्लिश में ये बहुत यूजफुल है। इट इज ऑफन यूज्ड टू एक्सप्रेस क्रिटिसिज्म और रिग्रेट। ये इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आपको रिग्रेट या क्रिटिसिज्म कब होता है? आपको रिग्रेट कब होता है? सर पिछले साल पढ़ लेते ना तो इस साल हो जाता सिलेक्शन हमारा। तो ये आप तो रिग्रेट कर रहे हो भैया कि पिछले साल पढ़ते तो इस साल सिलेक्शन हो जाता। ना तुमने पिछले साल पढ़ा ना तुम्हारा सिलेक्शन हुआ, ये रिग्रेट ही तो है ना।
तो जब आप किसी चीज पर रिग्रेट करते हो, किसी चीज को क्रिटिसाइज करते हो, तब ये थर्ड कंडीशनल बहुत यूजफुल होता है। और कहाँ यूज होता है? तो पास्ट में अनरियल चीज बताने के लिए। अगर प्रेजेंट और फ्यूचर में अनरियल बताना है तो सेकंड कंडीशनल है। ठीक है, अब इसका स्ट्रक्चर देखो। इसमें जो इफ क्लॉज होगा, इफ के साथ पास्ट परफेक्ट आएगा। पास्ट परफेक्ट टेंस क्या होता है? खूब पढ़ाया है भैया आपको। ये होता है हैड और वर्ब का थर्ड फॉर्म। ठीक है, तो इसमें मेन क्लॉज क्या होगा? तो मेन क्लॉज में होगा वुड, माइट, फिर हैव और पास्ट पार्टिसिपल। पास्ट पार्टिसिपल का मतलब है यहां पर वर्ब के थर्ड फॉर्म से। तो थर्ड कंडीशनल में जो इफ क्लॉज है वो किस में होगा? इफ के साथ पास्ट परफेक्ट। जो मेन क्लॉज होगा उसमें या तो वुड, या तो कुड, या तो माइट, कभी कभी शुड, फिर हैव और वर्ब का थर्ड फॉर्म। अगर आपको मॉडल वर्ब याद है, जब मैंने पढ़ाया है, तो अगर माइट पढ़ाया है तो माइट प्लस हैव पढ़ाया है, कैन कुड पढ़ाया है तो कुड प्लस हैव पढ़ाया है। अगर और भी जो मॉडल वर्ब पढ़ाए हैं आपको, उसमें हमेशा हर मॉडल वर्ब के साथ हैव लगाकर पढ़ाया है। वो यहां से आता है, वो कोई इमेजिनेशन नहीं है। जैसे उसमें देखना आप कि जैसे कैन कुड के साथ हैव का यूज किया हमने, तो वहां सेंटेंस में लिखा हुआ है कि जब हम पास्ट की एबिलिटी बताते हैं, जब हम एबिलिटी ऐसे एक्शन से बताते हैं जो एक्शन हुआ ही नहीं था, एक्शन घटित हुआ ही नहीं था, और आप उससे बता रहे हो, तो वो क्या कर रहे हो? आप इमेजिन करने की कोशिश कर रहे हो। तो इमेजिनेशन कब का? पास्ट का। तो आप ये स्ट्रक्चर आप उठाकर मॉडल से भी मैच कर सकते हो। देखना वहां पर आप यूज करना, मिल जाएंगे आपको। इफ आई हैड स्टडीड हार्डर, तो इफ के साथ क्या यूज किया मैंने? हैड और वर्ब का थर्ड फॉर्म। ये क्या बता रहा है? पास्ट परफेक्ट। अब यहां पर क्या यूज कर दिया मैंने? वुड, हैव और वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो यहां से ले लिया वुड, ये आ गया हैव और ये हो गया वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो इफ आई हैड स्टडीड हार्डर, अगर मैंने हार्ड स्टडी की होती, आई वुड हैव पास द एग्जाम, मैंने एग्जाम पास कर लिया होता। अब इसमें एग्जामिनर आपके साथ थोड़ा सा कभी कभी गेम खेल लेता है। कैसे खेल लेता है वो बताता हूं। यहां पर इफ का यूज नहीं करेगा पेपर में। पेपर में यूज करेगा वो हैड, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म और सिंटेक्स ऐसा कंटिन्यू रहेगा। तो जो काम इफ के साथ पास्ट परफेक्ट कर रहा था, अब वही काम हैड के साथ करेगा। अब यहां पर ये क्या है? हैड आगे है, फिर सब्जेक्ट है, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो कभी कभी आपको ये स्ट्रक्चर ऐसा भी दिखता है, पर काम यहां पर वैसे ही होगा। उस पर कोई डिफरेंस नहीं आएगा, उस पर कोई अंतर नहीं आएगा। चाहे आप हैड, सब्जेक्ट और वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखो तो भी स्ट्रक्चर सेम फॉलो होगा, चाहे आप वहां पर इफ और पास्ट परफेक्ट लिखो तो भी स्ट्रक्चर ऐसे ही फॉलो होगा। अब पेपर में आंसर कैसे लगाएंगे? हमने तो 4 स्ट्रक्चर पढ़ लिए। तो भैया अगर मान लो इफ वाला क्लॉज, ऐसा इमेजिन करो आप आंख बंद करके, इफ वाला क्लॉज मान लो उसमें वुड के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, तो वुड के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म कहाँ आता है? सर सेकंड कंडीशनल में आता है। तो सेकंड कंडीशनल में अगर वुड के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, तो जो इफ वाला क्लॉज होगा उसमें क्या होना चाहिए? तो सर उसमें इफ के साथ पास्ट इंडेफिनिट होना चाहिए, आपने बताया है। अगर मैं कहूं कि विल या शैल है, या फिर कैन या मे है और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, तो बताओ इफ वाला पार्ट किस में होगा? तो आप कहोगे सर इफ के साथ तो प्रेजेंट इंडेफिनिट यूज होगा, ये तो फर्स्ट कंडीशनल है। आप तो ये बताना ये चाह रहे हो कि कोई चीज प्रेजेंट में या फ्यूचर में पॉसिबल है। तो अगर एक भाग दिया है तो हम दूसरे भाग का हिसाब लगा लेंगे, बस हमको स्ट्रक्चर पता हो, बस हमको याद हो। इसलिए मैंने कहा कि इसको 2 से 3 बार देखना है। ये नहीं कि वीडियो में है तो उसके शॉर्ट नोट्स बनाने हैं, जाके पेपर के समय जाते समय पलटा सको। जो वोकैबुलरी लिखाता हूँ वोकैबुलरी लिख के रखना है, ऐसा नहीं कि बस वीडियो में डला हुआ है। अगर आप इमेजिन करो कि हमारा पेपर में हो जाएगा, लिखना पड़ेगा आपको। मैंने आपको कितने कंडीशनल पढ़ा दिए? आपको पढ़ा दिए मैंने 4 कंडीशनल। ये आगे भी सेंटेंस है वो भी समझा रहा हूं मैं फिर से एक लास्ट टाइम रिपीट कर रहा हूं। 0 कंडीशनल यूनिवर्सल ट्रुथ साइंटिफिक फैक्ट बताने के लिए, जहां कोई कंडीशन नहीं है वहां 0 कंडीशनल। इफ क्लॉज भी प्रेजेंट इंडेफिनिट, मेन क्लॉज भी प्रेजेंट इंडेफिनिट। फर्स्ट कंडीशनल में क्या होगा कि हम जब प्रेजेंट में या फ्यूचर में संभावना बताएंगे। इफ वाला क्लॉज प्रेजेंट इंडेफिनिट, मेन वाले क्लॉज में विल या शैल मतलब फ्यूचर इंडेफिनिट, या फिर मे और कैन।
सेकंड कंडीशनल की बात करूं तो जब हम प्रेजेंट में या फ्यूचर में कोई चीज अनरियल चीज बताते हैं, जो चीज वास्तविक नहीं है, अगर वो बता रहे हैं हम, तो हम यूज करेंगे सेकंड कंडीशनल का। उसमें क्या यूज होगा? उसमें यूज होगा इफ के साथ पास्ट इंडेफिनिट, और मेन क्लॉज में क्या यूज होगा? तो मेन क्लॉज में आएगा वुड, कुड, मे, सॉरी माइट, या फिर जो भी वहां पर लिखा हुआ है उसका पास्ट फॉर्म। और कहाँ यूज होगा सेकंड कंडीशनल? जब प्रेजेंट या फ्यूचर में हम क्या बता रहे हैं, कोई चीज इमेजिन कर रहे हैं, मतलब रियल नहीं है। थर्ड कंडीशनल का यूज कब होता है? थर्ड कंडीशनल का यूज होता है जब हम पास्ट के बारे में, बीते हुए समय के बारे में जब कोई चीज इमेजिन करते हैं, तब हम थर्ड कंडीशनल का यूज करते हैं। और थर्ड कंडीशनल का यूज ऐसे होता है कि इफ वाला जो पार्ट है उसमें इफ के साथ पास्ट परफेक्ट, और मेन क्लॉज में वुड, कुड या माइट, हैव और वर्ब का थर्ड फॉर्म। जो इफ वाला पार्ट है उसमें कभी कभी स्ट्रक्चर चेंज कर देता है, उसमें हैड, सब्जेक्ट और वर्ब का थर्ड फॉर्म भी लिख देता है, पर सिंटेक्स सेम रहेगा। अब कुछ अलग से पॉइंट है इसमें, ये अलग से पॉइंट पिछले से मिलते जुलते हुए। टू एक्सप्रेस विश और रिग्रेट, विश और रिग्रेट बताने के लिए एक और स्ट्रक्चर है। जब आप कोई चीज बोल रहे हैं उस समय आपको बताना है। तो अगर कहीं सेंटेंस में विश का यूज किया है, जैसे आई विश, ही विशेस, शी विशेस, यू विश, दे विश, तो आप जब इसका यूज करोगे तो आप वहां पर हमेशा, जैसे एक तो होता है होना, कुछ होना, जैसे बी कह सकते हैं जिसको, जैसे कोई कुछ है तो इज, एम, आर, वॉज या वर से बताते हैं हम उनको। इज, एम, आर, वॉज, वर से बताते हैं हम। कुछ होता है तो जैसे मैं कहूं कि मैं टीचर हूं तो कैसे लिखूंगा मैं? आई एम अ टीचर। तो ये जो एम है ये क्या कर रहा है? ये बताने का काम कर रहा है कि मैं क्या हूं, वो होना। जैसे यू तुम्हारे लिए यूज करूं तो क्या हो जाएगा? यू आर स्टूडेंट्स। ये जो आर है ये क्या हो रहा है? ये बता रहा है कि तुम क्या हो, वो होना। अगर मैं मान लो यहाँ विश है तो विश बोल रहा हूं, इसका मतलब मैं इमेजिन कर रहा हूं कि आई विश, मैं विश करता हूं या मैं सोचता हूं कि यार मैं राजा होता। क्या आप राजा हो? नहीं। अब इसमें प्रॉब्लम क्या है कि हमको ऐसा लगता है कि सर यहाँ वॉज लगा दो, आई वॉज अ किंग। तो अगर आप आई के साथ वॉज लगा दोगे तो इससे क्या बता रहे हो आप? कि मैं किंग था। तो जब आप किंग थे तो समस्या क्या है? ना तो आप यहां पर वॉज लिख सकते हो, ना तो आप यहां पर एम लिख सकते हो। जब भी ऐसा इमेजिनरी सेंटेंस होगा और आपको बताना होगा कि मैं ये होता, मैं टीचर होता, मैं प्रेसिडेंट होता, मैं प्राइम मिनिस्टर होता, मैं किंग होता, तो हमेशा क्या होगा? वहां पर वर आएगा। चाहे, और हमेशा ये सिंगुलर के साथ यूज करता है, जैसे आई के साथ, जैसे शी के साथ, जैसे ही के साथ, जैसे राहुल के साथ, कोई भी नाम है तो हमको इनके साथ क्या लगता है पास्ट में कि सर यहाँ वॉज लगा दो। लेकिन इसमें वॉज नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि आप क्या कर रहे हो? आप यहाँ पर विश कर रहे हो या आपको रिग्रेट है। यहाँ पर क्या आएगा? वर। यहाँ पर क्या आएगा? वर। यहाँ पर क्या आएगा? वर। और यहाँ भी क्या आएगा? वर। प्लूरल में नहीं देगा क्योंकि प्लूरल में तो वर ही आता है, तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। प्रेजेंट इसमें सिंगुलर में देगा आपको। आई विश, मैं विश करता हूं कि मेरे पास खूब सारा पैसा होता। तो पास में होने के लिए हैज, हैव या हैड, तो आपके पास है तो नहीं, आप इमेजिन कर रहे हो। तो प्रेजेंट में तो होने से रहा, वहां पर आप क्या लगाओगे? इसमें हैव की जगह हैड। इसको ऐसे ही याद कर लेना, इसके स्ट्रक्चर याद रखना। टू एक्सप्रेस अनलाइकली कंडीशन, ऐसी कंडीशन जो हो नहीं सकती, ये सेकंड कंडीशनल से आपका मैच करता हुआ है। इफ आई हैड अ हाउस, हैव का पास्ट फॉर्म हैड, प्रेजेंट इंडेफिनिट, ये पास्ट परफेक्ट नहीं है। अगर पास्ट परफेक्ट होता तो हैड हेल्पिंग वर्ब होता और इसके लिए एक और मेन वर्ब लिखा होता, लेकिन यहाँ तो एक ही लिखा हुआ है। इसका मतलब यही क्या है? मेन वर्ब है, और हैव का पास्ट फॉर्म हैड है। इफ आई हैड अ हाउस, मेरे पास एक घर होता, प्रेजेंट में बोल रहे हो आप, आई वुड नॉट हायर योर्स, मैं तुम्हारा नहीं लेता। ना मेरे पास घर है और मुझे तुम्हारा घर लेना क्या है? मजबूरी है। तो वहां पर आप यूज करते हैं ना वर्ब का सेकंड फॉर्म। सेकंड कंडीशनल की बात कर रहा हूं, इफ के साथ वर्ब का सेकंड फॉर्म और सेकंड वाले में वुड के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। इफ आई वर अ टीचर, मैं टीचर होता, मैं टीचर होता तो मैं तुम्हारी हेल्प करता। इसका मतलब मैं टीचर नहीं हूं, ना मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता हूं। तो प्रेजेंट में आप इमेजिन कर रहे हो, सेकंड कंडीशनल है। बस ये याद रखना है कि आप यहां पर चीज इमेजिन कर रहे हो होने के लिए। होने के लिए क्या है? इज, एम, आर, वॉज, वर। लेकिन हम यहाँ पर और कुछ नहीं लगा सकते, सिर्फ वर लगाएंगे। कोई चीज इमेजिन करते हैं जब होने के लिए। तो इफ आई वर अ टीचर आई वुड हेल्प यू।
तीसरा, ये बहुत ज्यादा यूज होता है एज इफ या एज दो। इसका मतलब होता है जैसे कि। शी बिहेव्स, वो बिहेव करती है, एज इफ, जैसे कि, ही वर, सॉरी शी नहीं है यहाँ पर, ही है ना, ही कर लेना आप। तो ही बिहेव्स, वो बिहेव करता है, एज इफ, जैसे कि, ही वर माई फादर, वो बिहेव करता है जैसे कि वो मेरा पिता हो। तो आप बोलना क्या चाह रहे हो कि वो मेरा पिता नहीं है और वो पिता की तरह बिहेव करता है। अगर मैं यहाँ वॉज लगा दूंगा तो ही वॉज माई फादर, तो वो मेरा पिता था, तो भैया पिता था तो पिता के जैसे ही बिहेव करेगा। इस लिख सकते हैं क्या? नहीं, वो तो पिता है हो जाएगा। तो आप जब कोई चीज इमेजिनरी बताते हो होने के लिए, बी के लिए, तो आप वहां पर क्या लगाते हो? वर्ब। तो इसके साथ भी याद रखना है, जो एज इफ या एज दो होता है, जब इनका मतलब जैसे कि होगा तो वहां पर भी आप क्या लगाओगे? पास्ट। और ये एसएससी में कई बार यूज किया हुआ है, इट इज हाई टाइम, और इसके साथ वर्ब का सेकंड फॉर्म। हमको ये इस देखकर ये लगता है कि यहाँ पर वर्ब फर्स्ट फॉर्म में होना चाहिए, लेकिन ऐसा है नहीं। एग्जाम्पल, इट इज हाई टाइम यू कंप्लीटेड द वर्क। का मतलब हिंदी में ये है कि ये सबसे अच्छा समय है, ये सबसे अच्छा समय था कि जब तुमको ये काम कंप्लीट कर लेना चाहिए था। तो इट इज हाई टाइम के साथ इसका कोई लॉजिक नहीं है, आपको याद रखना पड़ेगा कि इट इज हाई टाइम अगर है तो आप वहां पर वर्ब का सेकेंड फॉर्म लगा देना बिना चिंता किए। ये हमारे क्या थे? कंडीशनल्स, है ना। अब हमारी वोकेबलरी है, फिर से तो वोकेबलरी पढ़ा देता हूं। मैं फिर से बोल रहा हूं, कंडीशनल वाला जो पार्ट है उसको आपको 2, 3, 4 बार उसको बार बार रिपीट करना है, रिवाइज करना है। पहला वर्ड है प्रीफेस, द इंट्रोडक्टरी रिमार्क, किसी चीज का इंट्रोडक्टरी रिमार्क, शुरुआती जो रिमार्क है, जब हम किसी चीज को शुरुआत में बोलते हैं तो वो क्या कहलाता है? फॉरवर्ड, प्रीएम्बल, प्रील्यूड और प्रोलॉग। इनका अपोजिट क्या हो जाएगा? इनका अपोजिट हो जाएगा एपिलॉग, कंक्लूजन। प्रीफेस का मतलब जैसे प्रीएम्बल जो हमारी प्रस्तावना होती है, जैसे हमारे संविधान की प्रस्तावना, तो प्रीफेस कहलाएगी। इंट्रोडक्टरी रिमार्क है भाई कि शुरू हो रही है उससे पहले। और जब कोई चीज कंक्लूड होती है, जब खत्म होती है, तो उसमें एपिलॉग का यूज होता है या फिर कंक्लूजन का यूज होता है। तो ये दोनों क्या हो जाएंगे हमारे? ये दोनों हो जाएंगे हमारे एंटोनिम। किसके? प्रीफेस के। प्रीफेस का मतलब प्रस्तावना, इसको हिंदी में शायद अगर मैं गलत नहीं तो उपसंहार कहते हैं, है ना, अपोजिट जो होगा। एपेथेटिक क्या होता है? हैविंग और शोइंग लिटिल और नो इंटरेस्ट, कंसर्न और इमोशन, किसी चीज के लिए इंटरेस्ट नहीं होना, इंटरेस्ट शो नहीं करना, है ना, या किसी चीज की चिंता नहीं होना, वो क्या कहलाता है? एपेथेटिक। शायद मेरे को ऐसा ध्यान आ रहा है कि मैं आपको वोकैबुलरी पहले पढ़ा चुका हूं, है ना, शायद ये स्लाइड दोबारा भी ऐड हो गई, पर मैं रिपीट कर देता हूं तो याद रहेगी आपको। तो एपेथेटिक का क्या मतलब है? एपेथेटिक का मतलब है कि किसी चीज की चिंता नहीं होना, उसके लिए इमोशन शो नहीं करना या बहुत कम होना इमोशन, तो वो क्या कहलाएगा? सिनोनिम उसके कॉम्प्लासेंट, इंडिफरेंट, नॉन चैलेंट और परफंक्शनरी। तीसरा वर्ड है फॉनिंग, डिस्प्लेइंग एक्सैगरेटेड फ्लैटरी और अफेक्शन, कि बहुत ज्यादा फ्लैटरी मतलब बूट लिकिंग वाली जो होती है, चापलूसी वाली होती है, तो बहुत ज्यादा प्यार दिखाना क्या कहलाता है? फॉनिंग। और उसका सिनोनिम क्या होगा? ऑब्सिक्यूअस। एपिटोम का मतलब क्या होता है? एन आइडियल एग्जाम्पल, किसी चीज का आइडियल एग्जाम्पल, परफेक्ट एग्जाम्पल, वो क्या कहलाएगा? एपिटोम। सिनोनिम एम्बॉडीमेंट, पैरागॉन, क्विंटेसेंस, नॉन पैरेल इसके सिनोनिम है। फटीग क्या है? तो फटीग हमारा वर्ड है जिसका मतलब है एक्सट्रीम टायर्डनेस, बहुत ज्यादा थकान। एग्जॉशन और टायर्डनेस उसके क्या है? सिनोनिम है। तो ये था हमारा कंडीशनल वाला पार्ट। उम्मीद है आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, है ना, और काफी कुछ आप कुछ सीखोगे। मैं आपसे फिर कह रहा हूं, इसको 2 से 3 बार जरूर देखना आप, आपको बहुत यूजफुल होगा। ये जैसे ही वीडियो आपको मिलेगा मैं इसकी एक्सरसाइज अलग से डालूंगा, सर को सेंड करूंगा मैं, वो आपके ग्रुप में, टेलीग्राम ग्रुप में, जहां जहां भी आप ऐड हैं वहां डालेंगे, तो इसकी प्रैक्टिस जरूर करना आप कंडीशनल की, आपको बहुत यूजफुल होगा। मैं प्रशांत कुमार मिश्रा साइन ऑफ करता हूं। थैंक यू सो मच, गुड डे, जय हिंद।